हमारे देश में गर्भावस्था में जो माताएं हैं उनकी जीवन की चिंता कभी-कभी बहुत सताती है। हमारे देश में हर वर्ष लगभग 3 करोड़ महिलाएं गर्भावस्था धारण करती हैं, लेकिन कुछ माताएं प्रसूति के समय मरती हैं, कभी मां मरती हैं, कभी बालक मरता है, कभी बालक और मां दोनों मरते हैं। ये ठीक है कि पिछले 1 दशक में माता की असमय मृत्यु के दर में कमी तो आई है, लेकिन फिर भी आज भी बहुत बड़ी मात्रा में गर्भवती माताओं का जीवन नहीं बचा पाते हैं। गर्भावस्था के दौरान या बाद में खून की कमी, प्रसव संबंधी संक्रमण, हाई बीपी, न जाने कौन सी तकलीफ कब उसकी जिंदगी को तबाह कर दे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पिछले कुछ महीनों से एक नया अभियान शुरू किया है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इस अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं की सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क जांच की जाएगी। एक भी पैसे के खर्च के बिना सरकारी अस्पतालों में हर महीने की 9 तारीख को काम किया जाएगा। मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं 9 तारीख को इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके, मां और बालक दोनों की जिंदगी बचाई जा सके। और मैंने तो गायनेकोलॉजिस्ट को खास कि क्या आप महीने में एक दिन 9 तारीख को गरीब माताओं के लिए मुफ्त में ये सेवा नहीं दे सकते हैं? क्या मेरे डॉक्टर भाई बहन एक साल में 12 दिन गरीबों के लिए इस काम के लिए नहीं लगा सकते हैं? पिछले दिनों मुझे कईयों ने चिट्ठियां लिखी हैं, हजारों ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरी बात को मान करके आगे बढ़ाया है। लेकिन भारत इतना बड़ा देश है, लाखों डॉक्टरों ने इस अभियान में जुड़ना चाहिए। मुझे विश्वास है आप जरूर जुड़ेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पूरा विश्व क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण, इसकी बड़ी चिंता करता है। देश और दुनिया में सामूहिक रूप से उसकी चर्चा होती है। भारत में सदियों से इन बातों पर बल दिया गया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भी भगवान कृष्ण वृक्ष की चर्चा करते हैं। युद्ध के मैदान में चर्चा चिंता करना मतलब कि इसका महात्म्य कितना होगा हम अंदाज कर सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, अर्थात सभी वृक्षों में मैं पीपल हूं। शुक्राचार्य नीति में कहा गया है, नास्ति मूलम अनौषधम, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें कोई औषधीय गुण न हो। महाभारत का अनुशासन पर्व, उसने तो बड़ी विस्तार से चर्चा की और महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, जो वृक्ष लगाता है उसके लिए ये वृक्ष संतान रूप होता है, इसमें संशय नहीं है। जो वृक्ष का दान करता है उसको वे वृक्ष संतान की भांति परलोक में भी तार देते हैं। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले माता पिता अच्छे वृक्ष लगाएं और उनका संतानों के समान पालन करें। हमारे शास्त्र गीता हो, शुक्राचार्य नीति हो, महाभारत का अनुशासन पर्व हो, लेकिन आज की पीढ़ी में भी कुछ लोग होते हैं जो इन आदर्शों को जी करके दिखाते हैं। कुछ दिन पहले मैंने पुणे की एक बेटी सोनल का एक उदाहरण मेरे ध्यान में आया, वो मेरे मन को छू गया। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा है ना कि वृक्ष परलोक में भी संतान की जिम्मेवारी पूरी करता है। सोनल ने सिर्फ अपने माता पिता की नहीं, समाज की इच्छाओं को पूर्ण करने का जैसे बिड़ा उठाया है। महाराष्ट्र में पुणे के जुन्नर तालुका में नारायणपुर गांव के किसान खंडू मारुति मेहत्रे
उन्होंने अपनी पोती सोनल की शादी एक बड़े प्रेरक ढंग से की। मैत्रेय जी ने क्या किया, सोनल की शादी में जितने भी रिश्तेदार, दोस्त, मेहमान आए थे, उन सबको केसर आम का एक पौधा भेंट किया, उपहार के रूप में दिया। और जब मैंने सोशल मीडिया में उसकी तस्वीर देखी तो मैं हैरान था कि शादी में बाराती नहीं दिख रहे थे, पौधे ही पौधे नजर आ रहे थे। मन को छूने वाला ऐसा दृश्य उस तस्वीर में था। सोनल जो स्वयं एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, ये आइडिया उसी को आया। और शादी में आम के पौधे भेंट देना, देखिए प्रकृति का प्रेम कितना उत्तम तरीके से प्रकट हुआ। एक प्रकार से सोनल की शादी प्रकृति प्रेम की अमर गाथा बन गई। मैं सोनल को और श्रीमान मैत्रेय जी को इस अभिनव प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे प्रयोग बहुत लोग करते हैं। मुझे स्मरण है, मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो वहां अंबाजी के मंदिर में भाद्र महीने में बहुत बड़ी मात्रा में पदयात्री आते हैं। तो एक बार एक समाज सेवी संगठन ने तय किया कि मंदिर में जो आएंगे उनको प्रसाद में पौधा देंगे और उनको कहेंगे कि देखिए ये माता जी का प्रसाद है, इस पौधे को अपने गांव घर जाकर के ये बड़ा बने, माता आपको आशीर्वाद देती रहेगी, इसकी चिंता कीजिए। और लाखों पदयात्री आते हैं, उन्होंने लाखों पौधे बांटे थे उस वर्ष। मंदिर भी इस वर्षा ऋतु में प्रसाद के बदले में पौधे देने की परंपरा प्रारंभ कर सकते हैं। एक सहज जन आंदोलन बन सकता है वृक्षारोपण का। मैं किसान भाइयों को तो बार बार कहता हूं कि हमारे खेतों के किनारे पर जो हम बाड़ लगा करके हमारी जमीन बर्बाद करते हैं, क्यों न हम उस बाड़ की जगह पर टिम्बर की खेती करें। आज भारत को घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए अरबों खरबों का टिम्बर विदेशों से लाना पड़ता है। अगर हम हमारे खेत के किनारे पर ऐसे वृक्ष लगा दें जो फर्नीचर और घर काम में आए, तो 15-20 साल के बाद सरकार की परमिशन से उसको काट करके बेच भी सकते हैं आप, और वो आपके आय का एक नया साधन भी बन सकता है और भारत को टिम्बर इंपोर्ट करने से बच भी सकते हैं। पिछले दिनों कई राज्यों ने इस मौसम का उपयोग करते हुए काफी अभियान चलाए हैं। भारत सरकार ने भी एक कैंपा कानून अभी भी पारित किया। इसके कारण वृक्षारोपण के लिए करीब 40,000 करोड़ से भी ज्यादा राज्यों के पास जाने वाले हैं। मुझे बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार ने 1 जुलाई को पूरे राज्य में करीब 2.25 करोड़ पौधे लगाए और अगले साल उन्होंने 3 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प किया है। सरकार ने एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया। राजस्थान मरुभूमि इतना बड़ा वन महोत्सव किया और 25 लाख पौधे लगाने का संकल्प किया है। राजस्थान में 25 लाख पौधे छोटी बात नहीं है। जो राजस्थान की धरती को जानते उनको मालूम है कि कितना बड़ा बीड़ा उठाया है। आंध्र प्रदेश ने भी 2029 तक अपना ग्रीन कवर 50% बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार जो ग्रीन इंडिया मिशन चल रहा है, इसके तहत रेलवे ने इस काम को उठाया है। गुजरात में भी वन महोत्सव की एक बहुत बड़ी उज्जवल परंपरा है। इस वर्ष गुजरात ने आम्र वन, एकता वन, शहीद वन, ऐसे अनेक प्रकल्पों को वन महोत्सव के रूप में उठाया है और करोड़ों वृक्ष लगाने का अभियान चलाया है। मैं सभी राज्यों का उल्लेख नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन बधाई के पात्र हैं।